हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग 9.2 चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, एक्सरसाइज 9.2, और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरे इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल मेथड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, जिसको आप सुपर सिंपल मेथड भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन सुपर सिंपल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास एंड बेस रेडियस ऑफ कोन इज 20 सेंटीमीटर। बेस रेडियस मतलब आर दिया हुआ है कोन का, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर हम ऐसा एक कोन सोचें तो इसका जो ये बेस होता है, बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है बेस, और बेस का रेडियस मतलब आर। तो आर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसका हमें परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है। इसको हम परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, ये भी आपको पता है, इसको आपको समझ लीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये परपेंडिकुलर हाइट h, और इसका वॉल्यूम हमें पता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोन के अंदर कितनी जगह है, उसके मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितना स्पेस है, उसको हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर हाइट। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जिस चीज का आपको वैल्यू दिया हो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो आपको गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले यहाँ पे हम लिख लें क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस क्यूबिक सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ये हो गया। उसके बाद रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और अभी हमने डिस्कस किया कि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है, दैट इज 6280। यहाँ लिख दो 6280 इज इक्वल टू 1/3। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पाई यूज करना है 3.14। तो हम लोग यहाँ पे पाई के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 3.14। आर कितना है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है, तो 20 इंटू 20 कर दो और लिख दो h। अब इसमें कैसे सॉल्व करें? देखो, पहले तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4, 1, 5, 6, 7, 8 आता है। 3 से कोई भी नंबर कब कैंसिल होगा? ये भी आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है कि अगर वो जो नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट को आप प्लस करें, जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखो 314 में 4, 1, 5 प्लस 3 8 आ रहा है। 8 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो कुछ कहीं से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम सीधे इसको सॉल्व करें। हम क्या लिखेंगे? 6280 जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ये न्यूमरेटर में है वो सब यहाँ नीचे आ जाएगा। 3.14 इंटू 20 इज इक्वल टू h। अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। डेसिमल को पहले हटा दो। ये डेसिमल हटाने से यहाँ आप 100 लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करें? ये 0 से 0 और ये 0 से 0 ऐसा कैंसिल कर दें। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 0। अब देखो ये है 314, और यहाँ पे भी 314 है, तो ये 1 जा से कैंसिल हो सकता है, ये 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। ये समझ में आ गया ना आपको? 314, यहाँ पे 314 बचा, तो 3 1 ये 1 और यहाँ पे ये 0।
अब ये 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर कितने नंबर बचे, 5 into 3 इज इक्वल टू h, दैट इज 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? काफी इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बिना लेट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Now see question number 6. Surface area of a cone is 188.4 square centimeter. यहाँ पे surface area दिया हुआ है। अच्छा, and its slant height is 10 centimeter. Find its perpendicular height. तो आपको इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सरफेस एरिया दिया है तो कौन सा सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया के दो फॉर्मूले हैं, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। तो ये बात आप समझ लो, याद कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर सिर्फ सरफेस एरिया है इसका मतलब वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि अगर ये टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वहां पे वो टोटल मेंशन करेंगे, लेकिन अगर टोटल मेंशन नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, इट मीन्स दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है और स्लाइड हाइट भी गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है। तो जिस चीज का हमारे पास फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि उसी की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सोल्यूशन में क्या क्या मालूम है हमें। सरफेस एरिया, तो यहाँ पे आप लिख दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट इज 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद स्लाइड हाइट, उसको हम L से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज h वी हैव टू फाइंड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर एल। तो यहाँ हम लिख दें पाई आर एल। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है लिखने के रखने के लिए, 3.14। क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू मेंशन होगी हम वही लिखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब वहां पे आपको 22/7 रखना है। तो यहाँ तो फिलहाल हमें दिया हुआ है तो हम यही रख दें। और कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमें मालूम है, वो कितना है 188.4 इज इक्वल टू पाई कितना है 3.14 आर। आर कितना है, आर हमारे पास नहीं है, आर स्क्वायर स्लाइड हाइट इज 10, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। ओके, आर नहीं है तो एल, ये एल दिया हुआ है 10 और आर यहाँ लिखो, एल यहाँ लिखो। अब यहाँ से पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी है और जब आर मिल जाएगा तो फिर स्लाइड हाइट का कौन सा फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहां पे हम आर की वैल्यू रख देंगे तो हमें एच मिल जाएगा। यहाँ फिलहाल आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें इन दोनों को यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दो 188.4 बाय 3.14 इंटू 10 इज इक्वल टू आर। ये डिनोमिनेटर में क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो ये आप पता है लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया हुआ है कि अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो अगर इक्वल के अपोजिट साइड जाता है या अदर साइड जाता है तो वो फिर डिवीजन में हो जाता है। तो यहाँ आर के साथ ये दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए जब ये इधर आएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करें, डेसिमल हटा दें। ये डेसिमल को हटाया तो ऊपर 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। यहाँ डेसिमल को हटा के आप लिखेंगे 10 क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इसको वापस थोड़ा एक बार में लिख देती हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 314 इंटू 10 इंटू 10। अब कुछ नहीं, ये एक जीरो कैंसिल, ये दूसरा जीरो कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गए। और ये देखो, कभी भी एक आप याद रखो बात, अगर हमें क्वेश्चन में आर, एच या एल फाइंड करना है तो उसका वैल्यू जनरली जो आएगा वो होल नंबर ही आएगा। होल नंबर आएगा मतलब डेसिमल में आंसर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा आपको ये बड़ा नंबर मिल गया तो अब आप इसको 2 से डिवाइड करें तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप सीधे ये सोचो कि ये जरूर 314 से डिवाइड होगा, ऐसा आप सोचेंगे।
और फिर 304 में हम देखेंगे कि किस नंबर में से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो वो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो यहाँ 4 लिखा है, तो अब आप 4 में ऐसा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 4 वाला नंबर आए, जैसे कि 6 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 4 जा 24, मतलब 6 से पॉसिबल है कि ये नंबर आ जाए। समझ में आया आपको कैसे नंबर ढूंढना है? देखो जैसे ये 314 लिखा है और मुझे चाहिए कितना, यानी वंस प्लेस पे मुझे 4 चाहिए, तभी तो मैं समझूंगी ना कि 314 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आएगा कि नहीं। अब अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 4 जा कितना होता है 32, तो वंस प्लेस पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 8 नहीं। 7 से अगर करें 7 4 जा 28 होता है, वंस प्लेस पे 8 आ जाएगा, मतलब ये नंबर आने वाला नहीं है। तो अगर आपको सोचना है तो क्या सोच सकते हैं हम, 6 4 जा 24 होता है, तो पॉसिबल है कि आंसर आ जाए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 8 6 3 जा 18, आ गया ये आंसर। ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जनरली क्या होता है, बच्चे फिर वो 314 को 5 6 7 8 सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वंस प्लेस जिसमें आ रहा है ना उसी से मल्टीप्लाई करके देखो। क्लियर? तो ये 6 जा में ये आ गया, तो हमारा r का वैल्यू कितना आ गया, r मिल गया हमें 6। अब r 6 मिल गया है, l 10 है हमारे पास, तो यहाँ से हम h फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l इज 100 माइनस r 36, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू h स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 64 का रूट, एंड 64 का रूट इज 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर में हम लिख देंगे h हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक बार आंसर चेक करेंगे इसका, राइट है कि नहीं। करेक्ट। समझ में आ गया आपको कैसे करना है, काफी आसान था। ये ट्रिक आप जरूर याद रखिए। वैसे आप चाहें तो इसको स्मॉलेस्ट नंबर जैसे 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाता है। अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे तो काम भी आपका आसान होगा और ये एग्जाम में ऐसा बहुत जंबल जैसा देखने में नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अच्छा, एक बात और, अगर सिर्फ हाइट दिया है तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइट है, एक स्लैंट हाइट और एक परपेंडिकुलर हाइट। लेकिन अगर सिर्फ हाइट लिखा है इसका मतलब ये लोग h की बात कर रहे हैं। अगर l की बात करते तो वहां पे स्लैंट हाइट मेंशन होता है, स्लैंट वर्ड मेंशन होगा तभी स्लैंट हाइट की बात होगी। सिर्फ हाइट लिखा है, दैट इज h। ओके, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सरफेस एरिया फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं सरफेस एरिया। अब अगेन अभी मैंने आपको बताया कि अगर सरफेस एरिया सिर्फ लिखा है इसका मतलब कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करना है, बिल्कुल सही, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्योंकि अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो वहां पे वो टोटल मेंशन करते। क्लियर? तो सरफेस एरिया फाइंड करना है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। स्टार्ट करते हैं। फिर पहले जो दिया है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम का, तो यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब पाई हमें कितना रखना है, 22/7 और वॉल्यूम दिया है 1232, 1/3 रखो, पाई रखो, 22/7। r दिया हुआ है, r नहीं है हमें पता, h पता है, तो r स्क्वायर और h कितना दिया है, h इज 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। अब देखें कोई किसी को कुछ कैंसिल कर पा रहा है, ये 3 कर देगा कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। और तो कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो अब यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम नहीं करेंगे, इन सबको उठा के हम इधर ले आएंगे और जो भी कैलकुलेशन होगा हम इधर ही करेंगे।
तो हम क्या करने वाले हैं 1 2 3 2, इसमें देखो ये मल्टीप्लाई किससे होगा 7 से। क्यों होगा ये ध्यान दो, ये 7 यहाँ फ्रैक्शन में है मतलब डिनोमिनेटर में है, इक्वल के अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ये 22 और ये 8 मल्टीप्लीकेशन में है, ये जब इक्वल के अदर साइड आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएंगे। 22/8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल करें तो ये 11 2 जा और ये भी जाएगा 11 1 जा, अगेन 11 1 जा 11 2 जा। एक ट्रिक आप और याद रखो, कभी भी 22 33 44 ऐसा कोई नंबर अगर आपके पास है क्वेश्चन में तो वो 11 से जरूर जाने वाले नंबर हैं वहां पर कहीं आसपास, ये याद रखो। जैसे कि ये देखो 22 था, इसका मतलब इसको एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर? अब तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 7 बच गए, यहाँ लिख दो 7 स्क्वायर लिख दो, 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 49 लिख के उसका रूट भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 7 थे तो ये इजी लगा मुझे तो मैंने 7 स्क्वायर लिख दिया। तो r इज इक्वल टू 7। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप इसको 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू रूट 49, r इज इक्वल टू 7 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों मेथड से आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ मेथड 1 एंड 2। अच्छा r तो मिल गया हमें चाहिए क्या था, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, और स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वहां पे हमें एल चाहिए दैट इज स्लैंट हाइट, तो वो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट फाइंड करना है, आर यानी 49 और एच कितना है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 576। आप देख लो स्क्वायर करके मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पे एल स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा 9 10 11 12 13 14 15 और 7 प्लस 7 प्लस 4 11 11 प्लस 1 12 और यहाँ 5 और 1 625 आ गया। एल स्क्वायर 625 आ गया तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल इज इक्वल टू रूट 625 मतलब एल इज इक्वल टू आ जाएगा 25। अब एल हमें 25 मिल गया है, इस क्वेश्चन को मैं अब यहाँ कर देती हूँ। तो हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम यहाँ लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अभी पाई क्या है, पाई कितना लेना है 22/7, आर लेना है 7 और एल लेना है 25। ये 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 25 टू ज़ा 50 एंड 25 टू ज़ा 50 प्लस 5 55। तो कितना आंसर आएगा 550। सरफेस एरिया है मतलब स्क्वायर लिखना है, यूनिट कितना है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर क्यों लिखना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर एरिया वर्ड लिखा है तो एरिया लिखा है मतलब आपको आंसर में स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारा 8 9 10, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जो चीज दी हुई है पहले हम वहीं से शुरू करेंगे। गिवन क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट दिया हुआ है एल 50 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले
कर्व्ड सरफेस एरिया जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना होगा, पाई आर एल। अब ये कितना दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया 2200, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखना है, आर पता ही नहीं है हमें, और एल कितना दिया हुआ है 50। ये ऐसा आपको मिल गया। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगा, ये जितने भी यहाँ पे नंबर है उन सबको हम इस तरफ लेकर आएंगे, और वो कैसे लाएंगे ये भी आपको पता है। 2200, ये जो 7 है ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, और ये 22 और 50 जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है वो नीचे आएंगे डिवीजन में। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किसको ऊपर लेके जाना है, किसको नीचे लेके आना है। तो ये ध्यान रखो, जो भी इस तरफ डिवीजन में होगा मतलब डिनोमिनेटर में होगा, अगर वो अदर साइड आया तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो अगर अदर साइड आया तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको यहाँ पे हम कैंसिल कर दे तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 22 1 जा और ये 20, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 किया हमने, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आर मिल जाएगा हमें 14 सेंटीमीटर। आर मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और स्लैंट हाइट भी हमको मालूम है। तो टोटल सरफेस एरिया का अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। तो हमारे पास सब कुछ है जो फॉर्मूला में चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो पहले हम उसको फाइंड करते, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 14, यहाँ पे रखेंगे 14, और एल कितना है, एल कहाँ गया, एल दिया हुआ है 50, तो यहाँ हमने रख दिया 50। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 7 और ये 14 मल्टीप्लीकेशन में है तो इनको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड में लिख देते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 64 कितना आंसर आएगा, 2816, और यही क्या है, हमारा टोटल सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे एरिया वर्ड लिखा है मतलब इसके यूनिट में आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका आंसर आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन नंबर 10 वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, देयर आर 25 पर्सन इन अ टेंट विच इज कॉनिकल इन शेप। तो एक एक चीज जैसा जैसा इन्होंने बोला है वैसा हम ड्रॉ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टेंट है, कॉनिकल शेप है, तो ये जो टेंट होगा तो टेंट में ऐसा बेस होगा, ये जमीन पे टेंट बना है ना, तो ये टेंट बन गया और ये अर्थ है। ओके, एवरी पर्सन कॉनिकल इन शेप, एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कम लिखा है, देयर आर, हाँ ये लिखा है, देयर आर 25 पर्सन इन अ टेंट। इस टेंट के अंदर कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने हैं टोटल लोग, 25। तो इस तरह से ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ये सारे 25 पर्सन हैं टेंट के अंदर। अब एक बंदा जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 4 स्क्वायर मीटर, और वो सब टेंट के अंदर है। एक इंसान अगर 4 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर रहा है, एरिया कवर करना मतलब चाहे वो बैठा है या खड़ा है, वो हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन उसको कितना चाहिए प्लेस टेंट के अंदर, 4 स्क्वायर मीटर। और ऐसे ही कितने लोग टेंट के अंदर है, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टेंट का एरिया है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्यों, क्योंकि सब लोग जमीन पे ही खड़े रहने वाले, कोई ऐसा टेंट में दीवार पे नहीं चिपकने वाला। तो जमीन पे जब वो खड़े रहेंगे तो जितना जमीन का एरिया होगा
वही होगा टेंट का एरिया, एरिया ऑफ बेस। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये जो सर्कल है ये कितना टेंट के अंदर है। ओके, तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि टेंट के अंदर जो एरिया है वो एरिया कौन से उसमें शेप में है, सर्कल में, क्योंकि उसका बेस जो होता है वो सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, जितने की वो लोग हैं वहां पे खड़े हुए। तो ऐसा आप इसको ऐसे समझो कि एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा ही। अब एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना है, एक बंदे को अगर 4 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए तो 25 लोग हैं वहां पे, उनको कितना एरिया चाहिए होगा, 25 इंटू 4 यानी 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर उनको एरिया चाहिए। तो उतने एरिया पे लोग खड़े हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, 100 स्क्वायर मीटर। कैसे समझ आ गया ना समझ में कि यहाँ पे जो ये लोग हैं तो एक एक इंसान ने 4 स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया है और वो सारे के सारे इसमें खड़े हैं। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखना है कि उसमें और ज्यादा हम नहीं डाल सकते, मतलब आप ये भी सोच सकते हैं ना कि क्या पता और जगह खाली हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। अगर इन्होंने बोला है कि 25 पर्सन है और एक को 4 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए तो इसका मतलब ये कि उसमें उतना ही एरिया है और ज्यादा लोग उसके अंदर जा नहीं सकते। तो एरिया ऑफ बेस हम कैसे फाइंड करेंगे, 25 इंटू 4 दैट इज 100 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 इंटू 4 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू, पाई और ये आर की वैल्यू हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो भी बताती हूँ मैं, ये 100 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, क्लियर। और यहाँ पे जो गिवन है वो आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ लिखी हुई है, हम सीधे ये 100 यहाँ पुट कर देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू नहीं लिखी थी। आर तो खैर हमें मालूम भी नहीं था, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला में डायरेक्ट यही चाहिए, तो आप सीधे वही पुट कर दो ना, क्यों उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम 100 और एच कितना है, हाइट, हाइट दिया हुआ है 18 मीटर, हाइट ऑफ द टेंट 18, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 600 क्यूबिक मीटर। एक बात आप ये ध्यान रखो, वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस कितना है। एरिया मतलब ये सिर्फ मैं अर्थ की बात कर रही हूँ, और अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इस कोन के अंदर, जैसे मान ले कॉनिकल शेप की अगर एक बकेट है तो उसका वॉल्यूम किस बात पे, मतलब वॉल्यूम किस बात पे डिपेंड करेगा, तो उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं। तो उसमें अगर हम पानी भरेंगे तो सिर्फ बेस में तो नहीं भरेंगे ना, पूरा यहाँ तक भरेगा वो पानी, तो उस केस में वॉल्यूम फाइंड करना होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई कि यहाँ पर एरिया ऑफ बेस हमने 100 क्यों लिया है, क्योंकि 25 लोग खड़े हैं और 20 हर एक इंसान को 4 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, तो इसका मतलब 25 लोगों को कितना चाहिए जगह, 100 स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर मीटर है यानी वो एरिया दिया हुआ है। एरिया का यूनिट आपको याद है ना, स्क्वायर करके लिखते हैं, तो स्क्वायर मीटर है मतलब एरिया दिया हुआ है, तो इसी तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। समझ में आ गया, थोड़ा ट्रिकी था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हीप्ड इन अ कॉनिकल शेप। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक खेत है और उसमें ये जो ड्राई फॉडर होता है, ड्राई फॉडर मतलब आपने देखा होगा गांव में जो वो मतलब जो खेत में से वो धान या फिर गेहूं की जब फसल कटती है तो उसकी जो वो स्टिक होती है उस स्टिक को जमा करके रखते हैं, ऐसा हीप बना के रखते हैं ताकि वो आगे जाके एनिमल्स के लिए यूज हो जाए एज अ फॉडर। फॉडर मतलब जो एनिमल खाते हैं उसको हम फॉडर बोलते हैं। तो उसको उन्होंने कैसा हीप करके रखा है, हीप करना मतलब ऐसा इकट्ठा करना, वो ऐसा कॉनिकल शेप में रखा हुआ है जमा करके। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको।
ये सारा फोल्डर उन्होंने जमा करके रखा है कॉनिकल शेप में। द हाइट ऑफ द कोन इज 2.1 मीटर, इसका हाइट हो गया 2.1 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ बेस मतलब ये पूरा, ये कितना है 7.2 मीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फोल्डर। वॉल्यूम मतलब कि कितना फोल्डर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा फोल्डर इकट्ठा किया हुआ है, तो कितना है वो, तो इसके लिए तो वॉल्यूम फाइंड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा भी है वॉल्यूम। पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लें, फिर हम ये बाकी का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। तो वॉल्यूम यहाँ पे जो चीज गिवन है वो लिख देती हूँ मैं। हाइट है 7.2 मीटर, सॉरी हाइट 7.2 मीटर नहीं है, हाइट है 2.1 मीटर। और ये डायमीटर आपको दे दिया है 7.2 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, तो आ जाएगा 3.6 मीटर। अब हम सीधे लगा दें वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, वहां पे देखो 22/7। r स्क्वायर मतलब 3.6 इंटू 3.6 और h मतलब 7.2। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कैंसिल वगैरह कुछ होना नहीं है। अगर हो भी जाए तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आपको बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो, अभी मैं इसको 3 से तो कैंसिल कर सकती हूँ, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1.2 आ गया। और यहाँ पे ये 7.2 है डायमीटर, लेकिन हमें हाइट लिखना था 2.1, यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है, ये हाइट है 2.1। तो 2.1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कब आता है 7 3 जा, तो 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल वाला आता है ना आपको डिवीजन, 2.1 को 7 से डिवाइड करो तो ये पॉइंट बीच में है, हमें पूरा 21 चाहिए, पॉइंट बीच में है तो पहले पॉइंट लगाएंगे, ऐसा ये याद है ना कैसे करते हैं। तो ये 0.3 आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, 22 इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 0.3, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28.512। ये कितना आएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 28.512 और क्यूबिक मीटर, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। क्लियर। अब इफ इट इज टू बी कवर्ड, अब यहाँ पे अब ऐसा है, ये वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया। अब कहानी ये है कि वो जो फोल्डर है उसको बचाना पड़ेगा बारिश से भी, क्योंकि बारिश आई तो वो पूरा खराब हो जाएगा। तो बारिश के टाइम पे हम उसमें क्या करने वाले हैं, इसमें एक पॉलीथीन से कवर करेंगे। पॉलीथीन इन रेनी सीजन, देन हाउ मच मिनिमम पॉलीथीन शीट इज नीडेड। अब उस फोल्डर को जो कॉनिकल शेप में है, जो ये रहा, इसको मुझे पॉलीथीन से कवर करना है। तो कितना पॉलीथीन लगेगा, मिनिमम कितना पॉलीथीन लगेगा, जितना उसका कर्व्ड एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि हम जो पॉलीथीन डालेंगे तो ऐसा ऊपर में डालेंगे ना, ऐसा जमीन के अंदर तो नहीं डाल सकते हैं, मतलब उसको बेस पे आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये तो जमीन पे खड़ा है। तो हम इसको कहाँ से कवर करेंगे, पॉलीथीन डाल के यहाँ से ऐसे करके हम इसको पूरा कवर करेंगे चारों तरफ से। क्लियर। तो हमें इसमें कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व में ही पॉलीथीन लगेगा। जैसे ये अगर मान लीजिए आपका हीप ऑफ फोल्डर है, तो यहाँ ये तो बेस हो गया ना, तो पॉलीथीन हम ऐसे लगाएंगे। क्लियर हो गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं फाइंड करना है, क्योंकि ये जमीन पे है फोल्डर। ओके। अब तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाने से पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। और यहाँ हमारे पास हाइट है और आर है, एल नहीं है। तो पहले आप एल फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो एल स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है, एच था हमारा 2.1 मीटर का होल स्क्वायर, और आर कितना था 3.6 का होल स्क्वायर। तो अब आप 2.1 का होल स्क्वायर करिए और मुझे बताइए, तो वो आएगा 4.41, बिल्कुल सही बताया आपने। और 3.6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हाँ मिल आएगा 12.96।
और इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 17.37 L स्क्वायर। अब आप देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रूट 17.37 की वैल्यू, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू रूट 17.37, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, और 17.37 की सीधे हम यहाँ से वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 4.17। तो L मिल गया हमें 4.17 मीटर। क्लियर? अब ये मीटर में, क्योंकि सब क्वेश्चन मीटर में ही है, ये समझ में आया ना आपको कि वैल्यू यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो दिया हुआ है। अब हमें फॉर्मूला किसका लगाना था, कर्व सरफेस एरिया का। क्यों लगाना था ये आप लोग समझ ही गए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.6 और एल कितना है 4.17। अब इसको आप सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 7 से कैंसिल होगा, 4.17 को हम 7 से कैंसिल कर सकते हैं क्या। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47.18 स्क्वायर मीटर। इसको आप सॉल्व करिए, या तो कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, अदरवाइज इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आएगा 47.18 स्क्वायर मीटर। ओके, होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको इस चैनल पे अवेलेबल ना हो। ओके देन, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।